तो गाइज लुकिज्म के और एक न्यू पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तुम लोगों को याद होगा पिछले पार्ट के अंदर हमने वर्कर्स के सेकंड एफिलेट को स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। तुमने देखा था कि सेकंड एफिलेट के अंदर जो सर्कस का बंड खराबा चल रहा है उसके अंदर डैनियल ने अपने दोस्त लोगों को भी शामिल कर लिया था। ऑब्वियसली ये सब करने के लिए उसने अपने ओरिजिनल बॉडी का इस्तेमाल किया था और डैनियल का प्लान ये था कि वो अपने इन दोस्तों के मदद से फाइनल राउंड तक जाएगा गेम के और वहाँ पर जाके वो शिनुहान से मिला देगा जेक को। एंड लास्ट पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि शिनुहान की मुलाकात हो चुकी है जेक से, लेकिन वो यहाँ पर जेक को पहचान ही नहीं पा रहा क्योंकि उसे बताया गया है कि जेक ऑलरेडी मर चुका है। शिनुहान यहाँ जेक को देख के रो रहा था तो नेको अनाउंसमेंट कर देती है कि आज का सर्कस यहाँ पर खत्म होती है, सभी वीवीआईपी को अभी यहाँ से जाना होगा। हम देखते हैं नो मैन सभी वीआईपी को यहाँ से बाहर निकलवा रहा है। हालांकि सभी वीआईपी तो गुस्से में कि ऐसे ही सर्कस कैसे रुक गया, हमें रीजन बताओ। लेकिन जो भी हो नो मैन काफी सेफली यहाँ से वीआईपी को बाहर निकलवा रहा है। साथ में उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मुझे वहाँ पर होना चाहिए था नेको के साथ। पर इतने में ही यहाँ पर वैरन आ जाता है। वैरन को देखकर वीआईपी तो डर जाते हैं कि ये साला क्रिमिनल यहाँ पर कैसे आ गया। हम देखते हैं वैरन को रोकने के लिए नोमैन के कुछ लॉन्डे लपाटे यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन नोमैन कहता है नहीं, तुम लोग सेफली वीआईपी को यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसको देखता हूँ। क्योंकि नोमैन को पता है अगर उसने वैरन को यहाँ पर हरा दिया तो वो जल्दी जल्दी नेको के पास जा पाएगा। और इस टाइम हमें पता चलता है कि नोमैन असल में जापानीज गैंग का एक बॉस था और उसका असल नाम कुरोदा रिवे है। बट जो भी हो अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जैक के ऊपर और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर काफी सारे लौंडे लपटे को पीट दिया है। एंड इस टाइम उसके सामने कोई आया है जिसको देखकर जैक कहता है कि तेरे सभी लौंडे लपटे को मैंने पीट दिया, चल अब तेरी बारी है। अब देखो जो बंदा यहाँ पर आया है उसे देखकर सभी पीटे हुए लौंडे खड़े हो जाते हैं और फिर अपना सर झुका के माफी मांगते हैं इससे। एंड हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं डारुमा है, जिसका असल नाम हमें पिछले पार्ट के अंदर पता चल गया था, मेगामी केंटा। और जैक इससे लड़ने के लिए रेडी है। तुम देख सकते हो कि लौंडा यहाँ पर चेन लेके आया है। उधर केंटा भी एटीट्यूड में कहता है कि भाई तूने मेगामी फैमिली से पंगा लिया है तो जल्दी मरना मत। एंड हमें पता लगता है कि ये केंटा बेसिकली जापानीज याकुजा फैमिली का बॉस है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेंजिन के ऊपर और ये साला टॉयलेट पेपर चुरा के भाग रहा था, लेकिन बंदा अभी भी यहाँ से बाहर निकालने का एग्जिट ढूंढ रहा है। एंड इधर ही उसे हियोतो को मिल जाता है, सेकंड एफिलेट का एग्जीक्यूटिव। और वेंजिन इससे ही पूछता है कि भाई एग्जिट का रास्ता कहाँ पर है, बता सकता है। हियोतो को पॉइंट आउट करके दिखा देता है एग्जिट का रास्ता। वेंजिन कहता है अरे सच में तू तो काफी अच्छा लड़का है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, गॉड ब्लेस यू। ये कह के वेंजिन यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी हियोतो को वेंजिन को पकड़ के दीवार पे दे मारता है। वेंजिन कहता है अच्छा तो तुम लोगों को ऐसे फेंकते हो जब वो टॉयलेट पेपर चुराते हैं। और गाइस हियोतोको ने जब वेंजिन को फेंका था ना, उस टाइम वेंजिन ने हियोतोको का मास्क पकड़ लिया था, तो उसका मास्क टूट चुका है और हियोतोको का फेस इस टाइम रिवील हो जाता है। एंड इधर वेंजिन ने अपना चश्मा उतार लिया है एंड वेंजिन से इसकी तू दिखने में अच्छा तो है, लेकिन बुरी बात यह है कि मुझे अच्छे लोगों से नफरत है। और गाइस ये जो हियोतोको है ये बेसिकली जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स का एक मेंबर है। इसका असल नाम है सातो काजुमा। अब देखो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेक के ऊपर और हम देखते हैं कि वर्कर्स के काफी सारे लॉन्डो ने यहाँ पर जेक को घेर लिया है। और इस टाइम नेको बताती है कि बिग डील का जेक, क्या तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है? तू सडनली यहाँ पर आके हमारे सर्कस के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और क्या यूजिन को ये पता है बिग डील ऐसा कदम उठा रहा है? तुझे पता होना चाहिए हमारे बीच अलायंस बना हुआ है। लेकिन जो भी हो अभी भी देर नहीं हुई है, तूने देख लिया कि शीनू यहाँ पर कितना खुश है, सो प्लीज हमारे रास्ते में मत आ और यहाँ से निकल जा। जेक कहता है कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाता अगर मैंने देख लिया होता कि शीनू यहाँ पर खुश है, बट मैंने देखा कि वो यहाँ पर खुश नहीं है, तो अब चाहे जो भी हो जाए मैं तो उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। नेको कहती है कि सच में तेरे अंदर तो कोई डर भी नहीं है, तुझे पता है कि ऐसा अगर तू करेगा तो हमारे बीच जंग छिड़ जाएगी। नेको ने ये बोला तभी वर्कर्स का एक बंदा आके नेको के कान में कुछ बताता है, जो सुन के नेको कहती है कि क्या सच में? ये बंदा कहता है कि हाँ हमें अभी अभी पता चला है कि पूरे बिग डील गैंग के लौंडे लपाटे यहाँ पर ही आ रहे हैं। एंड गाइस तुम देख पा रहे हो कि पूरी की पूरी बिग डील गैंग ही यहाँ पर आ रही है। और अभी इस टाइम जेक बताता है कि अगर मुझे जंग से डर लगता तो मैं कभी भी ये मास्क एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैं वर्कर्स के साइड सिर्फ एक ही वजह से था, ताकि मैं शिनुहान को ढूंढ पाऊं। मुझे पहले से ही तुम लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तो अलायंस गए भाड़ में, मैं तो यहाँ से शिनु को लेकर ही जाऊंगा। एंड मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। नेको कहती है कि ओह ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, आखिर में तूने जंग ही चुना। नेको ने ये बोला तभी यहाँ बिग डैनियल आ जाता है और बिग डैनियल सेइस कि नेको मुझे माफ करना, पर जेक ने मेरा मास्क चुरा लिया। नेको कहती है कि साले चुप कर, तेरे को क्या लगता है कि मैं विश्वास करूंगा कि जेक ने तेरा मास्क छीन लिया तुझसे? पर विश्वास दिलाने के लिए बिग डैनियल सीधा जाके जेक के ऊपर एक लात मार देता है। हालांकि जेक ने उसे ब्लॉक कर लिया है, लेकिन बिग डैनियल अभी भी ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं अभी भी तुम लोगों के साथ हूँ।
और मैं जैक के साथ लड़ने वाला हूँ। पर वही जैक कहता है कि भाई तूने मुझे मास्क दिया है या फिर किसी और ने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे रास्ते में मत आइयो, अगर आता है तो तू भी मारा जाएगा। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेगामी केंटा के ऊपर एंड उसके सामने इस टाइम जैक खड़ा हुआ है और जैक कहता है कि मेगामी ये कैसा नाम हुआ बे। जैक ने ये बोला और केंटा सीधा आके जैक के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और कहता है कि भाई मेरा जो ये नाम है ना, ये कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है जिसे तू हल्के में ले सकता है। हम देखते हैं जैक भी उल्टा सीधा इसके ठुटनी पर एक जोरदार पंच मारता है और यही कहता है कि साले कोरिया में बात कर, मुझे घंटा समझ में नहीं आ रहा है तेरी बात। ऐसा इसलिए क्योंकि मेगामी केंटा जापानीज है तो वो जापानीज में बात कर रहा है, पर वही अपना लौंडा जैक तो कोरियन है तो वो कोरिया में बात कर रहा है। एंड गाइस तुम देख सकते हो कि अभी इनके बीच सिर्फ मुक्केबाजी चल रहा है और जैक यहाँ पर काफी अच्छा टक्कर दे रहा था। तो मेगामी केंटा के जो लौंडे लपाटे हैं वो कहते हैं कि यार ये तो हमारे बॉस के अगेंस्ट अच्छा लड़ रहा है, पर दूसरा बंदा कहता है नहीं, हमारा बॉस कभी नहीं हार सकता। जब गोल अचीव करने की बात आती है और रिवेंज लेने की बात आती है तो मेगामी कभी नहीं हारता। अगर तुम एक सच्चा मेगामी मैन हो तो हमारे बॉस के ऊपर भरोसा रखो। एंड तुम देख सकते हो कि केंटा इस टाइम काफी क्रिटिकल हिट मार रहा था जैक के ऊपर। इन अटैक को खा के जैक की हालत तो काफी खराब हो चुकी थी। तो केंटा एक आखिरी पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है जैक की तरफ, लेकिन हम देखते हैं जैक केंटा का लेफ्ट हैंड पकड़ता है और अपने राइट हैंड से सीधा इसके मुंह पर एक जोरदार पंच। ये पंच काफी ज्यादा हेवी था तो सीधा हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है मेगामी केंटा का। एंड ये रहा मेगामी केंटा की बाप मेगामी रियूजो और ये रहा हमारा छोटा सा केंटा। एंड फ्लैशबैक के अंदर केंटा पहली बार मिल रहा था गन से और तुम देख सकते हो कि ये गन है जब वो छोटा था। मेगामी केंटा का बाप उसे बताता है कि ये हमारा यंग मास्टर है यामाजाकी फैमिली से, जिन्हें हम सर्व करते हैं, इनका नाम गन है। फ्लैशबैक के अंदर हमें पता चलता है कि केंटा का दो आइडल था, एक तो उसका बाप और दूसरा है गन। और केंटा का बाप इस टाइम उसे गन के बारे में बता रहा था कि इसे मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है एंड इस टाइम ये पूरा कंट्री घूम रहा है और वो अभी यहाँ पर आया है क्योंकि वो तुम्हारे डैड का क्योकुशिन कराटे सीखना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि यामाजाकी फैमिली ने क्योकुशिन कराटे को रिकॉग्नाइज किया है और गन जो यहाँ पर आया था क्योकुशिन कराटे सीखने के लिए, वो 1 महीने के अंदर वो सीख जाता है। तुम देख सकते हो कि उसका जब टेस्ट होता है उसने सारे लौंडे लपटे को यहाँ पर पीट दिया। केंटा तो यही कहता है कि ये तो जीनियस है। केंटा का बाप बताता है कि इसने सिर्फ 1 महीने के अंदर सब कुछ सीख लिया। सच में यामाजाकी फैमिली का ब्लड लाइन तो काफी ज्यादा स्पेशल है। केंटा अपने बाप से पूछता है कि क्या बड़ा होकर मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। केंटा का बाप कहता है कि क्यों नहीं, ऑफ कोर्स बन सकता है, और कौन जाने एक दिन शायद तू उसका सगा भाई भी बन पाएगा। मतलब गन की बात हो रही है कि गन शायद केंटा को अपना छोटा भाई मानने लगे। ये चीज सुन के तो केंटा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर लौंडा ताबड़तोड़ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। एंड तुम देख सकते हो कि इस टाइम केंटा काफी हद तक बड़ा हो चुका है। दूसरी साइड केंटा के फैमिली के लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे और गाइस हमें पता चलता है कि यामाजाकी फैमिली के काफी सारे एफिलिएट्स है एंड वो अपने ही एफिलिएट्स के ऊपर कभी कभार हमला कर देता है एंड उन्होंने रिसेंटली एक एफिलिएट को खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर जो मीटिंग चल रहा है केंटा के फैमिली के अंदर, इनमें से एक बंदा कहता है क्या हो शायद यामाजाकी फैमिली का अगला टारगेट हम हो, क्योंकि हम लोग तो 10 साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। सो हम लोग ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ तो करना होगा, हमें डिसीजन लेना होगा। वो हमारे ऊपर अटैक करे उससे पहले हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। हम एनिशिएंट मेगामी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए ऐसे कुत्तों के मौत मारना तो बिल्कुल भी गौरव की बात नहीं है। इन सब बातों को सुन के केंटा का बाप कहता है कि ठीक है, हम लोग पहले ही यामाजाकी फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे। सीन थोड़ा शिफ्ट होता है, हम केंटा के ऊपर आते हैं एंड इस टाइम एक बंदा मरी हुई हालत में केंटा के पास आता है और कहता है कि यंग मास्टर, हमारे ऊपर यामाजाकी फैमिली ने अटैक कर दिया है। केंटा फटाफट अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि उसके डैड को किसी ने बहुत गंदे तरीके से कूट दिया है। केंटा बताता है कि उस दिन मैंने देखा था कि मेरा एक आइडल मेरे सामने मर रहा था जो उसका बाप है, और दूसरा आइडल यहाँ पर खड़ा हुआ था जिसने ये सब किया है, और वो है गन। गन ने पूरे मेगामी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ अकेले। अब देखो गाइस, केंटा का बाप ऐसी हालत में भी यही कहता है कि मेगामी अब भी यहाँ पर है, पर गन सिर्फ यहाँ पर यही कहता है कि मेगामी फैमिली का क्योकुशिन कराटे सच में ग्रेट है, बट तुम लोग मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि सभी मेगामी फैमिली आज यहाँ पर मरने वाला है। केंटा तो चिल्लाकर कहता है कि मास्टर गन, ये मैं हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरे डैड के लिए। मैं इसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा अब भी के अब भी। सो प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मेरे डैड के जान को बख्श दीजिए। पर वही गन कहता है कि आखिर तू है कौन। इसे सुन के केंटा थोड़ा डरे हुए कहता है कि ये मैं हूँ मेगामी केंटा, सन ऑफ मेगामी रियूजो। हम बचपन में एक बार मिले थे। गन कहता है कि देख बेटा, मैं कमजोर लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं रखता, और बता तू अपने डैड को यहाँ पर कैसे बचाएगा, तू क्या कीमत चुकाएगा। अब देखो गाइस, केंटा अपने बाप को बचाने के लिए खुद के लिटिल फिंगर को काट देता है और इसे गन को दे देता है, पर गन कहता है कि ये काफी नहीं है। तो केंटा अपने दूसरे हाथ के लिटिल फिंगर को भी काट के गन को दे देता है, पर अब भी गन कहता है कि ये
काफी नहीं है। ये कहने के बाद गन इसके सर पर एक कट दे देता है और फिर कहता है कि ले इसको ले और अपने सर को ही काट दे। साले भोसड़ी के, जब तेरा बाप यहाँ पर मर रहा है तू यहाँ पर भीख मांग रहा है, मेरे सामने उंगलियां काट रहा है। एटलीस्ट मेरे अगेंस्ट तुझे लड़ना चाहिए था। सच में यार तू तो जान से मरने का भी लायक नहीं है। तो चल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुझे नहीं मारने वाला। इवन गन यहाँ से जाते हुए कहता है मैं जापान में कुछ दिनों के लिए रुका था, लेकिन मेगामी फैमिली का आखिरी ब्लड लाइन इतना घटिया होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। अब इसके थोड़े टाइम बाद नेको इस टाइम मिलने आती है केंटा से। नेको कहती है कि ओहो तू तो यहाँ पर मेगामी फैमिली को फिर से बिल्ड कर रहा है, और केंटा कहता है कि तू सीधा पॉइंट पे आ। और गाइस तुम्हें पता है कि नेको यहाँ पर आई है केंटा को अपने साथ कोरिया में ले जाने के लिए, लेकिन केंटा कहता है कि मैं कोरिया क्यों जाऊं। नेको कहती है कि रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि गन कोरिया में है। सो हाँ गाइस, केंटा कोरिया में इसलिए है क्योंकि वो गन को मारना चाहता है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और जैक इस टाइम फिर से केंटा के मुंह पर एक पंच मारने वाला था, लेकिन केंटा यहाँ पर जैक का हाथ पकड़ता है और फिर सीधा एक मुक्का दे मारता है जैक के हाथ पर। भाई केंटा ने सारे चेन ही तोड़ दिए जैक की, और फिर सीधा केंटा जैक के मुंह पर एक पंच मारता है और यही कहता है कि मेगामी अब भी यहाँ पर है। इसके बाद सीन थोड़ा शिफ्ट होता है, हम आते हैं यूजिन के ऊपर, और यूजिन बताता है कि सेकंड एफिलिएट को लेके मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो बंदे लोग हैं वो काफी स्ट्रांग है। फर्स्ट और सेकंड एफिलिएट इन दोनों के ही अंदर हमने तगड़े लौंडे को भर के रखे हैं। और अभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि सच में यार जैक यहाँ पर हार चुका है केंटा से। एंड केंटा कहता है कि भाई तू मुझे यहाँ पर हरा ही नहीं सकता, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जिस इंसान को मारना चाहता हूँ वो तुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सीन वापस यूजिन के ऊपर शिफ्ट होता है और यूजिन कहता है कि बाय द वे मैंने सुना कि बिग डील गैंग हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। यूजिन के साथ जो बंदा बैठा हुआ था वो कहता है कि ये सर। यूजिन कहता है क्या वो लोग शिनोहान को वापस ले जाने के लिए हमारे साथ जंग छेड़ने के लिए रेडी है। हम देखते हैं इस टाइम सैमुएल बैठा हुआ था कार में और सैमुएल कहता है कि अरे वो लोग गधे हैं, एंड वैसे भी बिग डील शुरुआत से हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं था। हम देखते हैं कार के अंदर वही टोपी वाला बंदा और मैंडियोक भी इस टाइम बैठा हुआ था, और अभी यूजिन कहता है कि अगर बिग डील हमारे ऊपर अटैक करने आ रहा है तो चलो दिखा देते हैं कि हम वर्कर्स वाले क्या चीज है। एंड तुम देख पा रहे हो वर्कर्स वाले गड्डी भर भर के यहाँ पर आ रहे हैं बिग डील गैंग के ऊपर अटैक करने के लिए। खैर जो भी हो, अभी यहाँ पर हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ नेको अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और उसके सामने इस टाइम नोमैन है, और नोमैन वही कह रहा है कि चल नेको खेलते हैं। नेको कहती है कि साले मेरे ऑफिस से निकाल। नोमैन कहता है कि यार तू हमेशा काम में बिजी रहता है, मेरे साथ खेलने का टाइम नहीं है क्या तेरे पास, और तू इस टाइम किस काम में बिजी है। नेको कहती है कि मैं सेकंड एफिलिएट के लिए कुछ एग्जीक्यूटिव को ढूंढ रही थी, वैसे हमारे पास दारुमा तो है लेकिन वो काफी नहीं है, हमें और भी मेंबर चाहिए। इसे सुन के नोमैन यहाँ से एक पेपर उठाता है और कहता है कि ये बंदा कैसा रहेगा। ये एक सुमो रेसलर भी रह चुका है और ये जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स में भी था, लेकिन कुछ इंसिडेंट की वजह से उसे निकल दिया गया था और ये अभी भी भाग रहा है, ये पकड़ा नहीं गया। नेको कहती है कि हमें कुछ ऐसे लौंडे चाहिए जो माइनर्स है। नोमैन कहता है कि हाँ जापान के अंदर वो तो माइनर नहीं है, लेकिन कोरिया के अंदर वो टेक्निकली माइनर है, तो चिंता मत कर मैं उसे ढूंढ लूंगा। वो सेल्फ डिफेंस फोर्स में था तो वो काफी ताकतवर होगा। एंड गाइस ये लोग इस टाइम बात कर रहे थे हियोतोको की, और अभी हम लोग हियोतोको के ऊपर आते हैं एंड वो इस टाइम विंजिन को काफी गंदे तरीके से कूट रहा था। तुम देख सकते हो कि वो विंजिन को कंधे पर उठा के दीवार पे दे मारता है और यही कहता है कि बेटा तू बहुत बकबक करता है, और अगर तू कमजोर है तो तू यहाँ पर ऐसा दिखावा क्यों करता है कि तू स्ट्रांग है। ये कह के हियोतोको विंजिन के छाती पर इस बार हिट दे मारता है और यही कहता है कि बेटा अपने औकात में रह जा, और फिर विंजिन को पकड़ के यहाँ पर एक सुप्लेस दे के मारता है और यही कहता है कि तेरे जैसे लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा दिखावा मत कर कि तू मुझसे बेहतर है, तेरे जैसे नॉनसेंस लोग मुझे घंटा पसंद नहीं है, तो चल आज मैं तेरा ऐसा हालत करूंगा कि तू दोबारा कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ये कह के हियोतोको अपना पैर उठाता है एंड वो सीधा विंजिन के मुंह पर दे मारता है। भाई तुम देख सकते हो कि विंजिन का थोबड़ा ही टूट गया। अब यहाँ आगे इनके बीच फाइट में क्या होगा वो तो हम देखेंगे, उससे पहले हम हियोतोको का एक फ्लैशबैक देख लेते हैं जहाँ तुम्हें ये पता चलेगा कि उसे सुमो रेसलिंग और सेल्फ डिफेंस फोर्स से क्यों निकल दिया गया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं हियोतोको को, जिसका असली नाम है सातो काजुमा, और ये इस टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स में आया है जहाँ उसका सुपीरियर है ये बंदा जिसका नाम है तोजिरो। तोजिरो कहता है अच्छा तो तुझे सुमो रेसलिंग से निकल दिया गया है इन सबऑर्डिनेशन के लिए, चल टाइम मिलेगा तो कभी हम लोग सुमो रेसलिंग मैच करेंगे जरूर। और फिर कुछ टाइम बाद इनके बीच सुमो रेसलिंग होता है जहाँ पर तोजिरो हार जाता है और तोजिरो कहता है कि भाई सच में तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है बे, लेकिन देख लेना नेक्स्ट टाइम मैं तुझसे नहीं हारूंगा, और इस बार तू मुझसे जीत गया है तो ज्यादा हवा में मत उड़ना। पर हाँ मैं खुश हूँ कि हमारे जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स में तेरे जैसे एक बंदे है, तो हमारे जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स को किसी दिन प्राउड दिलवाएगा। तोजिरो ने ये बोला तो बाकी के लोग यही कहने लगते हैं कि यार तोजिरो कितना कूल है, दुनिया खत्म होने तक हम लोग तोजिरो को ही फॉलो करेंगे, मतलब बाकी के लोग बोल रहे थे। बट इस टाइम हियोतोको के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा है कि ये लौंडा मेरा सुपीरियर है, लेकिन ये तो मुझसे ताकतवर है ही नहीं, तो ये ऐसा दिखावा क्यों कर रहा है कि ये ताकतवर है। और मैंने पहले ही बोला है कि हियोतोको को ऐसे बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो ताकतवर है तो नहीं लेकिन दिखाने की कोशिश करता है। सो रात के टाइम हम देखते हैं कि हियोतोको
को आ जाता है अपने सुपीरियर के ऑफिस में। उसका सुपीरियर तोजिरो तो बड़ा खुश हो जाता है कि तू मुझसे बात करने आया है क्या, पर तभी ह्योतो को अपने सुपीरियर का ही मुंह दाबोच लेता है और यही कहता है कि साला तू मेरे से कमजोर है, तो ऐसा दिखावा क्यों करता है कि तू मुझसे ताकतवर है, और मैं तेरे अंडर काम क्यों करूं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, ह्योतो को अपने सुपीरियर को ही पीट के यहाँ से चला जाता है और सभी डिफेंस फोर्स में यही अनाउंसमेंट हो जाता है कि जहाँ पर भी तुम्हें ह्योतो को देखे उसे गोली मार दो, क्योंकि उसने हमारे सुपीरियर के ऊपर अटैक किया है। अब इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं नेको को जो मिलने आई है ह्योतो को से। ह्योतो को नेको को देखकर कहता है कि तू तो मेरे सामने स्ट्रांग बनने का दिखावा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर तू किस लिए आया है। नेको कहती है मैं यहाँ पर आई हूँ तुझे ले जाने के लिए, तो चल मेरे साथ कोरिया चल, क्योंकि वैसे भी अब जापान के अंदर रहना तेरे लिए सेफ नहीं है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हम देखते हैं कि विंजिन को कूटने के बाद ह्योतो को यहाँ से जा रहा था। तभी विंजिन कहता है कि यार बहुत अच्छी नींद आई है, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। ये कह के विंजिन यहाँ पर खड़ा हो जाता है, ह्योतो को पीछे घूमता है और कहता है कि साला तू फिर से खड़ा हो गया। विंजिन कहता है कि यार माफ कर देना, काफी टाइम से मैं कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से नहीं लड़ा हूँ, तो मैं भूल गया था कि फाइट कैसे करते हैं। एंड कहते हुए विंजिन इस टाइम मार्शल आर्ट कूडो के स्टैंड पोजीशन में खड़ा हो जाता है। ये देखकर ह्योतो को कहता है कि साला तू फिर से स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा कर रहा है। ह्योतो को तो फिर से विंजिन के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन विंजिन इस बार उल्टा इसको ही दीवार में चिपका देता है। एंड ह्योतो को देखता है कि विंजिन ने ये करा है उसके कॉलर बोन को पकड़ के। भाई ये कैसे हो सकता है, बट जो भी वो विंजिन दिखाता है कि असल में वो है क्या चीज। पहले तो वो ह्योतो के सर पर एक जोरदार हेडबट देके मारता है, इसके बाद ह्योतो के पेट पर काफी सारे पंचेस मारता है और फिर इसके अंडे पकड़ के इसको हवा में उठाता है एंड फिर जमीन में एक जोरदार स्लैम दे मारता है भाई साहब। और गाइस विंजिन इतने में नहीं रुकता, वो अपने हाथों से ही ह्योतो का रिब्स तोड़ देता है। एंड ह्योतो को देखता है कि उसके सामने इस टाइम तो एक राक्षस खड़ा हुआ है। बंदे की तो फट जाती है कि भाई आज तो मैं मरने वाला हूँ, ये साला मेरा सभी हड्डियां तोड़ देगा ऐसे करके। लेकिन गाइस विंजिन यहाँ पर और कुछ नहीं करता, वो यहाँ से चला जाता है यही कहते हुए कि जा बेटा मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बिग डैनियल को जो यहाँ पर पिट के पड़ा हुआ है। एंड डैनियल कहता है कि यार सच में जेक तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो मर ही जाता यहाँ पर, लेकिन जो भी हो आई होप कि वो शिनोहान को ढूंढ ले। एंड गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं कि डैनियल यहाँ पर जानबूझ के हारा है, ऊपर से उसने बता भी दिया है कि शिनोहान कहाँ पर है। जेक उसी डायरेक्शन में जा रहा था, तभी यहाँ पर पूरे बिग डील गैंग आ जाते हैं। जेक कहता है कि तुम लोग आने में थोड़ा देर कर दिए। ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग थोड़ा रेडी हो रहे थे, क्योंकि फाइनली आखिरकार हम लोग शिनोहान से मिलने वाले हैं, तो थोड़ा रेडी होना तो बनता है। खैर जो भी हो, जेरी पूछता है कि क्या शिनू यहाँ पर ही है। जेक कहता है कि हाँ शिनू इस दरवाजे के पीछे ही मौजूद है, लेकिन हाँ सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने फाइनली शिनोहान को ढूंढ तो लिया है, पर उसे देखकर लग रहा है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे ये भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर वो यहाँ पर खुश रहता तो मैं उसे देख कर ही वापस चला जाता, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जेक जैसे ही ये दरवाजा खोलता है उसे अंदर ये दिखाई देता है। जेसन कहता है कि भाई शिनू तो काफी खुश है यहाँ पर, ऊपर से ये जगह कहीं पर देखा हुआ लग रहा है। जेक कहता है कि जो भी हो आज हम लोग बिग डील गैंग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि शिनोहान ने सैक्रिफाइस किया था। अगर वो नहीं होता तो बिग डील एग्जिस्ट ही नहीं करता आज। उसने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करके हमें बचाया है, तो अब हमारी बारी है, हम अपने जान को दाव पर लगा के उसे बचाएंगे यहाँ से। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है नो मैन के ऊपर, जो इस टाइम वेरन से लड़ रहा था और वेरन तो फुल एग्रेसिव मोड में है इसके ऊपर। इवन वो नो मैन के ऊपर CQC टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, बट वेरन अटैक कर पाए उससे पहले एक वर्कर्स का बंदा यहाँ आ जाता है और आके नो मैन को बताता है कि बॉस हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, बिग डील के सभी बंदे लोग यहाँ पर घुस चुके हैं एंड वो उस रूम की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो नेको के पीछे पड़े हैं। इसे सुन के तो नो मैन को गुस्सा आता है, वो यहाँ से भागने लगता है, पर तभी वेरन नो मैन का बाल पकड़ लेता है और कहता है कि भाई तू जा कर रहा है। अब देखो गाइस नो मैन यहाँ पर लड़ता नहीं है, वो कहता है कि प्लीज मुझे भी एक मौका दे, मैं भी अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। एंड ये चीज नो मैन ने कहा है जापानीज में, पर पता नहीं क्यों वेरन इस चीज को फील कर पाता है, तो वो यहाँ पर नो मैन को जाने देता है। एंड अब नो मैन के जाते ही सेली पार्क यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि वेरन मैं यहाँ पर आ गई हूँ और क्या तू ठीक है, मैं सबको यहाँ पर पीट दूंगी। वेरन कहता है कि यार मैं ठीक हूँ, मैं उससे लड़ने नहीं वाला, मैंने उसे जाने दिया। और वैसे लिटिल डैनियल का क्या हुआ? सेली कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी से मिलने चला गया। वेरन कहता है कि ठीक है फिर तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। सेली पूछती है कि प्लान? कैसा प्लान? वेरन कहता है कि डैनियल का प्लान था कि हम एग्जीक्यूटिव्स के साथ लड़े ताकि डैनियल जाके उस इंसान से मिल पाए। सेली पूछती है कि कौन सा इंसान? वेरन कहता है कि ये सीक्रेट है, जब घर जाऊंगा तब बताऊंगा। घर जाने की बात यहाँ पर उठते ही इन दोनों को याद आता है कि पिछले पार्ट के अंदर वेरन ने अपना प्यार इजहार कर दिया था सेली पार्क के सामने कि वो सेली पार्क को कितना प्यार करता है। ये दोनों तो यहाँ पर ब्लश करने लग जाते हैं और यही कहते हैं कि चल यार घर चलते हैं पहले। सेली कहती है कि तूने उस एग्जीक्यूटिव को जाने दिया, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा क्या? वेरन कहता है कि शायद से नहीं। सेली पूछती है कि लेकिन उसने बोला क्या था तुझे? वेरन कहता है कि मुझे समझ नहीं आया, उसने जापानीज में कहा था, पर उसके एक्सप्रेशन से मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था, तो मैंने उसे जाने दिया।
खैर सीन अब शिफ्ट होता है बिग डील गैंग के ऊपर और जेक यहाँ पर देखता है इस रूम को बहुत ध्यान से और उसे समझ में आता है कि इन सालों ने तो इस रूम को पूरे बिग डील गैंग के स्ट्रीट की तरह बना के रखा है। तो हाँ, काइंडा ये लोग यहाँ पर शिनोहान को मैनिपुलेट कर रहा है कि ये जगह बिग डील गैंग का स्ट्रीट है, ये तुझे प्रोटेक्ट करना है। जेक का तो दिमाग खराब हो जाता है, वो अपने 2 लौंडे को भेजता है कि जा शिनोहान को लेके आ, लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ कर पाए शिनोहान लिटरली इन दोनों को एक ही अटैक में कूट देता है। ये देखकर तो जेक, जेरी, जेसन, ब्रैड सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर वही ये कमीनी लड़की तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। एंड शिनू कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मुझे याद आ गया है इस जगह को मुझे प्रोटेक्ट करना है मेरी योन हुई। तो हाँ गाइस, ये लोग शिनू को बहुत गंदे लेवल पर काट रहा है, पता नहीं कैसे, लेकिन नेको के अंदर शिनोहान को अपना प्यार दिखाई दे रहा है, मतलब उसका असली वाला गर्लफ्रेंड। नेको भी इस चीज का फायदा उठाती है, वो कहती है कि हाँ मैं ही तेरा योन हुई हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ पर बचा, मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर, मेरे लिए लड़ाई कर। एंड तुम देख सकते हो कि भाई शिनोहान यहाँ पर लड़ाई नहीं कर रहा है, भाई वो अपने ही बंदे लोगों को कूट रहा है बहुत गंदे तरीके से। इसे देखकर तो ये कमीनी खुश हो रही थी और यही कह रही थी कि लड़ रहा है, ये सच में मेरे लिए लड़ रहा है, वो इंसान जो पहले था वो अब सच में मेरे लिए लड़ रहा है। एंड गाइस, ये शायद उस टाइम का सीन होगा जब शिनोहान एक प्रिजनर था यहाँ पर। लेकिन नेको इस टाइम एक चीज नोटिस करती है कि कोई भी बिग डील गैंग के मेंबर यहाँ पर फाइट बैक नहीं कर रहे। इन सभी ने अपने हाथ को पीछे कर लिया है और ये सब चिल्लाते हुए शिनोहान से माफी मांगता है कि हम लोगों को आने में देरी हो गई, हम लोग यहाँ पर जल्दी नहीं आ पाए, बहुत कुछ हुआ है लेकिन हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं देंगे। जेक कहता है कि ये सारी गलती मेरी है, तो प्लीज मुझे पनिश कर। इसे सुन के शिनोहान कहता है कि योन होई, तूने सही कहा था कि एक दिन कुछ लोग यहाँ पर आएंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो जेक है, लेकिन मुझे पता है जेक मर चुका है, तो तुम लोग यहाँ पर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ये कह के शिनोहान सीधा जेक के मुंह पर एक पंच मार के जेक को जमीन में चिपटा देता है। अब देखो, जेक चाहता तो इस अटैक को ब्लॉक कर पाता, लेकिन वो शिनोहान के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, पर वही जेक को पीटते हुए देखकर जेरी चढ़ जाता है शिनोहान के ऊपर। बट तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जेरी और शिनोहान की, जहाँ शिनू पूछ रहा था जेरी से, क्या तुम दोनों बचपन के दोस्त हो? जेरी कहता है कि हाँ बॉस। शिनू कहता है कि यार मैं तुम लोगों से जलता हूँ बहुत। जेरी कहता है ऐसा क्यों? शिनू कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे तेरे ही जैसे एक दोस्त चाहिए थे अपनी जिंदगी में। एंड प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जेरी अटैक नहीं करता, वो रुक जाता है, लेकिन शिनू उल्टा अटैक कर देता है जेरी के ऊपर। एंड ये सब जेक यहाँ पर पड़े हुए देख रहा था। तभी जेसन कहता है कि जेक देख, हम सब लोग यहाँ पर शिनू की बहुत केयर करते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो शिनू हम सबको मार डालेगा। सो जेसन एक किक मारने आता है शिनोहान के ऊपर, लेकिन शिनू हवा में ही जेसन का पैर पकड़ता है और उसे जमीन में स्लैम दे मारता है भाई साहब। और फिर शिनू और भी कुछ लौंडे लफाटे को पीटता है और यही कहता है कि ये जगह बिग डील गैंग का है, तो मुझे इस जगह को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि ये जगह मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सुन के भाई जेक को तो रोना आ जाता है, क्योंकि शिनू यहाँ पर गलत कर रहा है, उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। शिनू को पता ही नहीं है कि ये लड़की असल में योन हुई नहीं है और ना ही ये जगह बिग डील गैंग का स्ट्रीट है। जेसन यहाँ पर पड़े हुए ही कहता है कि भाई तू अपने गर्लफ्रेंड को ही नहीं पहचान पा रहा, हालांकि ये लड़की तेरे गर्लफ्रेंड से सुंदर तो है, पर तू अपने गर्लफ्रेंड को कैसे भूल सकता है और तू यहाँ पर अपने ही लौंडे लोगों को कैसे पीट सकता है? प्लीज अब तो होश में आ जा। वही ब्रैड कहता है कि भाई तुझे हमारे साथ चलना होगा असली बिग डील गैंग के स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुझे हमारे साथ चलना होगा असली योन हुई से मिलने के लिए। ये लड़की योन हुई नहीं है, ये एक इम्पोस्टर है। बट इन सब चीजों से शिनोहान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पैरों से ब्रैड का मुंह कुचलने वाला था, पर तभी जेक आके एक मुक्के में शिनू को यहाँ से उड़ा देता है। एंड जेक सेज कि शिनू, क्या तुझे याद है जब तूने बिग डील गैंग को छोड़ा था तब तूने मुझे क्या बोला था? तूने कहा था कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तो क्या तू देखना चाहता है कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ अभी? इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये फ्लैशबैक तुम लोगों ने पहले भी देखा है। ये उस टाइम का सीन है जब गो और गन आके बिग डील गैंग को कूट दिया था और शिनू रिकवर हो रहा था इससे। उस टाइम शिनू ने जेक से कहा था कि भाई अगर मैं कभी भी लाइफ में कोई गलत डिसीजन लेता हूँ तो मेरे भाई जेक तू मुझे सही रास्ते में लेकर आना। उस टाइम जेक ने कहा था कि यार तू क्या बकवास कर रहा है, पर शिनू ने कहा था कि जेक मुझसे प्रॉमिस कर कि तू ये वादा निभाएगा, अगर मुझे पीटना भी पड़े तो तू मुझे पीट के सही रास्ते पे लेकर आना। फ्लैशबैक खत्म होता है और इस टाइम जेक कहता है कि अब मैं वो प्रॉमिस निभाने वाला हूँ। और गाइस तुम देख सकते हो कि ये कहते हुए जेक के आंखों पर आंसू है, लेकिन शिनोहान को तो इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो इनको कूटने के लिए रेडी है। शिनू तो गुस्से में पूछता है कि साला मुझे बता कि मैं आखिर तेरे लिए हूँ क्या? जेक सिंपली जवाब देता है कि यार तू मेरा सब कुछ है। शिनू कहता है कि यार नाटक मत कर, मुझे पता है कि जेक किम मर चुका है। इसे सुन के तो जेक सीधा जाके शिनू के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और यही कहता है कि यार मैं थक चुका हूँ ये सुन सुन के, तो हर बार क्यों कह रहा है
कि मैं मर चुका हूँ एंड मैं तेरे गर्लफ्रेंड को जाके बता दूंगा कि तू दूसरे लड़की के गोद में सो रहा है। साथ में जेक को वो सभी पिछले वाला फाइट याद आ रहा था जब शिनोहान के साथ उसकी फाइट हुई थी और वो हार गया था। उसके बाद शिनोहान बिग डील छोड़ के चला गया था। तो जेक कहता है कि इस बार मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए जेक एक पंच करने वाला था शिनू के ऊपर, लेकिन उससे पहले शिनू जेक के मुंह पर एक किक मार देता है। इस अटैक को देखकर तो जेक बड़ा शॉक होता है कि ये क्या था, इस अटैक को तो मैं देख ही नहीं पाया। वही शिनू कहता है कि साले ये सब बकवास करना बंद कर, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर ही मौजूद है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं तेसुमा के ऊपर और तेसुमा इस टाइम इसी अटैक के बारे में बता रहा था जो इनविजिबल है, जेक को नहीं दिखाई दिया। तेसुमा बताता है कि ये अटैक करने का एक एबिलिटी है जो इनविजिबल तरीके से किया जाता है, मतलब एक ऐसा फास्ट अटैक जिसको तुम देख ही नहीं पाओगे। तेसुमा कहता है सुनकर शायद तुम लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो ये अटैक करने में इस टाइम कैपेबल है। ये एक ऐसा अटैक लेवल है जहां पर तुम अपने ओपोनेंट के ब्लाइंड स्पॉट पर इतने जल्दी अटैक करते हो कि वो दिखाई नहीं देते, और इसी अटैक को कहा जाता है इनविजिबल अटैक। तेसुमा बताता है कि आज के डेट पर रह के मैं सिर्फ 2 ही इंसान को जानता हूँ जो ये अटैक करने में सक्षम है। पहला है प्री जनरेशन का वो बंदा जो गैब्रियन किम के फिस्ट गैंग के अंदर सेकंड इन कमांड में था, और दूसरा है द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन जेम्स ली। ऑल्सो तेसुमा कहता है कि सेकंड जनरेशन भी उतनी बुरी नहीं है, बट उनके अंदर अभी भी कोई कैपेबल नहीं है इस अटैक लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन क्या पता शायद आगे चल के इनमें से भी कोई बंदा ये अटैक कर पाए। एंड हाँ, तुम देख सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में शिनोहान ने इस अटैक लेवल पर मास्टरी कर लिया है, और अभी वो जेक के ब्लाइंड स्पॉट पर वही इनविजिबल अटैक कर रहा था। जेक को तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये अटैक कहाँ से आ रहा है। जेक से इस की यार मैं पहले से स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, फिर भी ये काफी नहीं है। ये कहते हुए जेक एक पंच मारने आ रहा था शिनोहान के मुंह पर, बट शिनो इस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है और फिर से वही इनविजिबल अटैक करता है जेक के ऊपर। एंड शिनो पूछता है कि भाई तू मुझे अपने साथ ले जाने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है। जेक कहता है तुझे शायद याद नहीं होगा, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि तू इतना दयालु नहीं होता तो मैं कभी भी बिग डील गैंग को ज्वाइन नहीं करता। इसे सुन के तो शिनू और एक लात देके मारता है और यही कहता है कि यार मुझे बोर मत कर, अब सिर्फ मुझे एक शॉट मारना है, उसके बाद तेरा गेम ओवर। ये सुन के तो ये कुतिया कमीनी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि हाँ हाँ शिनू जल्दी जल्दी इसे खत्म करो। लेकिन शिनू यहाँ पर एक जगह रुक जाता है और वो कहता है कि ये बड़ा अजीब है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। एंड तुम देख सकते हो कि जेक को बचाने के लिए उसके सामने जेरी, जेसन, ब्रैड सब आके खड़ा हो जाता है, और ये साली कमीनी यहाँ पर और भी ज्यादा मैनिपुलेट करता है हमारे शिनू को कि हारे कुछ नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, ये इन लोगों का प्लान है, ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इनके बातों में मत आओ शिनू, इनको पीट दो। शिनू भी यहाँ पर बात मानता है और वो एक किक मारने वाला था जेरी के ऊपर, पर तभी जेक सामने आके इस अटैक को रोक देता है। और अभी सीन फिर से शिफ्ट होता है तेसुमा के ऊपर, और तेसुमा बताता है कि ये जो इनविजिबल अटैक है, एक बंदा था जो ये अटैक को ओवरकम कर पाया था, मतलब इन इनविजिबल अटैक को देख पाता था वो। तेसुमा कहता है इसको तुम एक अलग तरीके के मास्टरी कह सकते हो। अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए और उन्हें बचाने के लिए उसने अपने खुद के लिमिट को ही क्रॉस कर लिया, एंड वो बंदा और कोई नहीं, हम लोग उसे बुलाते हैं द ग्रेट मैन, द लेजेंड ऑफ प्री जनरेशन गैब्रियन किम। और गाइस गैब्रियन किम का ही खून बह रहा है जेक किम के अंदर, तो हाँ जेक भी देख पाता है ये इनविजिबल अटैक। शिनू भी थोड़ा शॉक होता है कि यार ये मेरे अटैक को देख पा रहा है। हम देखते हैं जेक सीधा एक मुक्का मारता है शिनू के ऊपर और शिनू थोड़ा पीछे खिसक जाता है। मौके का फायदा उठा के जेक अटैक करने आता है और शिनू कहता है कि ये मेरे ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करने वाला है क्योंकि मैं इस आंख से देख नहीं पाता। बट गाइस हम देखते हैं जेक इस साइड से अटैक नहीं करता, वो राइट हैंड से ही अटैक करता है, जिसको शिनू पकड़ लेता है और वो जेक को जमीन में एक स्लैम दे मारता है। शिनू कहता है कि तूने ये क्यों किया, तेरे पास मौका था मेरे ऊपर हिट करने की, लेकिन फिर भी तूने ऐसा क्यों नहीं किया। तुझे क्या लगता है मैं इस आंख से देख नहीं पाता इसलिए मैं कमजोर हूँ। अब देखो गाइस जेक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले बार जब शिनोहान के साथ उसकी फाइट हुई थी, उस फाइट को जेक यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम भी उसने शिनोहान के लेफ्ट साइड में अटैक नहीं किया था क्योंकि लेफ्ट साइड से शिनोहान देख नहीं पाता ठीक से। लेकिन जो भी हो, अभी हम देखते हैं कि यहाँ गैंग के बाकी लोग शिनोहान के जो कोट थे वो फेंक के मारते हैं जेक के ऊपर, एंड इस कोट को देखते ही शिनोहान को वो सभी चीज याद आता है कि कैसे वो बिग डील गैंग के स्ट्रीट पर आया था, कैसे वो इन लड़कियों से मिला था और कैसे वो इन लड़कियों को प्रॉमिस किया था कि वो इस स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद कैसे वो मिला था जेक से और बाकी लोगों से भी, एंड कैसे उसने इन सभी लोगों के साथ बहुत मजे किए थे। बाद में ये दोनों आके इनके गैंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर शिनोहान कैसे अपने खुद को ही बेच दिया था वर्कर्स के पास। ये सब कुछ उसे याद आ जाता है। जैसे ही उसे ये सब कुछ याद आता है वो यही कहता है कि यार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपने ही लोगों को मार रहा हूँ। शिनोहान रोते हुए अपने लोगों से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। पीछे से जेक खड़ा होता है, वो शिनोहान के कोट को उसके ऊपर चढ़ा देता है और यही कहता है कि भाई फाइनली तुझे सब कुछ याद आ गया। अब इसके बाद शिनोहान को देखकर पूरा बिग डील गैंग प्रॉपरली उसे ग्रीट करता है, लेकिन तभी वो कमीनी नेको यहाँ पर आ जाती है और यही कहती है कि तू मजाक कर रहा है क्या, यहाँ
पर खेल मत इन लोगों के साथ, चल इन लोगों को पीट, तुझे यहाँ पर फाइट करना होगा, तुझे यहाँ पर फाइट करना होगा मेरे लिए। एंड गाइस अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखेंगे जहाँ हमें पता चलेगा कि नेको यहाँ पर आई कैसे और उसकी मुलाकात शिनोहान से कैसे हुआ और शिनू कैसे सब कुछ भूल गया। फ्लैशबैक शुरू होता है जापान में एक पैचिंको पार्लर पर। ये वही जगह है जहाँ पर गैम्बलिंग वगैरह होता है। यहाँ पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, तभी एक बंदा कहता है कि भाई उधर देख प्रिंसेस मित्सुकी यहाँ पर आई है। ये बंदा कहता है कि प्रिंसेस मित्सुकी ये कौन है। दूसरा बंदा कहता है कि भाई तू यहाँ पर रेगुलर आता है लेकिन तुझे प्रिंसेस मित्सुकी के बारे में नहीं पता। ये जगह बेसिकली उसके डैड की थी लेकिन उसके बाप ने इस धंधे को पूरा ठप कर दिया था। तभी मित्सुकी को यहाँ पर आना पड़ा और उसने इस धंधे को ऊपर लेवल तक पहुंचा दिया। एंड मित्सुकी के बातों से पता चलता है कि वो लड़के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि उसका बाप एक नंबर का बेकार इंसान है। मित्सुकी के आसपास जो बॉडीगार्ड है वो उनमें से एक से पूछती है कि मेरा डैड कहाँ पर है, आज मेरा माँ की डेथ एनिवर्सरी है लेकिन वो है कहाँ पर। ये बंदा कुछ जवाब नहीं देता, कहता है कि वो मैडम। निको कहती है कि यार छोड़ो भी, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। लड़के लोग तो है ही ऐसे, वो सब इरेस्पॉन्सिबल ट्रैश है और सेल्फिश क्रिएचर भी जिन्हें सैक्रिफाइस के मतलब ही नहीं पता। भाई गाइस ये लड़की कह रही है कि हम लड़के को सैक्रिफाइस के मतलब ही नहीं पता। जो भी हो गाइस अब इसके बाद नेको से मिलने इस टाइम आती है विवी। नेको कहती है कि यार मैंने तेरे को कितनी बार कहा है कि तू मेरे ऑफिस में ऐसे मत आया कर, एटलीस्ट एक्ट विथ सम क्लास, यार थोड़ा तमीज से पेश आ। विवी कहती है कि क्लास वो स्कूल में होता है वो क्लास ना। नेको कहती है कि अबे गधी वो क्लास नहीं। बट तभी विवी कहती है कि नेको चल कोरिया चलते हैं। और गाइस मैं बार बार मित्सुकी और नेको बोल रहा हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना क्योंकि नेको का असली नाम मित्सुकी है, नेको उसका निकनेम है। खैर जो भी हो अभी नेको विवी के साथ आ जाती है कोरिया में। तुम देख सकते हो इस टाइम जाओलोंग, नेको और विवी कोरिया में आया है और विवी यहाँ पर नेको को मिलाती है यूजिन से। यूजिन यहाँ नेको को देखकर कहता है कि नाइस टू मीट यू, मेरा नाम यूजिन है और मैंने सुना है कि तुमने अपने बाप के ठप हुए बिजनेस को काफी अच्छे से संभाला है। नेको कहती है कि मुझसे फ्लर्ट करके कोई फायदा नहीं, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विवी के कहने की वजह से ही आई हूँ, अगर मैंने उस टाइम मना कर दिया होता तो वो मुझे बहुत परेशान करती। विवी बोलती है कि हाँ तूने सही कहा, मैं ऐसा ही कुछ करने का सोच रही थी। खैर जो भी हो अभी यूजिन इस टाइम नेको को एक मास्क देता है और उसे ले जाता है थर्ड एफिलिएट के उसी अंडरग्राउंड में जहाँ पर वो फाइट वगैरह होता था। तुम देख सकते हो यहाँ काफी सारे वीआईपीज भी आए हुए हैं। ये सब देखकर नेको कहती है कि क्या मर्द लोगों को ये सब फाइटिंग वगैरह अच्छा लगता है। यूजिन कहता है सिर्फ मर्द नहीं, यहाँ पर कुछ औरतें भी है जो हमारे वीआईपीज है। तभी नेको की नजर पड़ती है एक बंदे के ऊपर और नेको कहती है कि वो लड़का कौन है। यूजिन कहता है वो लड़का वो हमारा गॉड ऑफ कॉम्बैट है, शिनोहान। नेको कहती है गॉड ऑफ कॉम्बैट, सच में यार कितना घटिया टाइटल है। यूजिन कहता है वो लड़का काफी मूर्ख आदमी है। नेको कहती है कि मूर्ख आदमी ऐसा क्यों। इसके जवाब में यूजिन पूरा हिस्ट्री बताता है शिनोहान की कि कैसे उसने अपने गैंग को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और शिनोहान के पूरे लाइफ स्टोरी को सुन के नेको यहाँ पर पागल हो जाती है क्योंकि अब उसे सिर्फ और सिर्फ शिनोहान ही चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा होना ही था क्योंकि लड़की ने पहली बार देखा है कि कोई मर्द ऐसा सैक्रिफाइस किया है। इसके बाद नेको यही कहती है कि मुझे ये बंदा चाहिए, तो बताओ कितने में सेल करोगे इसे। यूजिन कहता है कि माफ करना लेकिन हम इसको बेचने वाले नहीं है। नेको तो पहले प्राइस रखती है 5 बिलियन की, उसके बाद 10 बिलियन, लेकिन फिर भी यूजिन नहीं मानता। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो गाइस यूजिन है बहुत बड़ा चालाक लोमड़ी। यूजिन कहता है कि हम इसे बेच नहीं सकते, लेकिन अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम यहाँ पर रह के हमारे वर्कर्स के अंडर काम करो और इसे रख लो। यूजिन ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि यूजिन को पता है कि ये जो नेको है इसको बिजनेस की काफी अच्छी समझ है। सो ये यहाँ पर रहेगी तो हमारे वर्कर्स के लिए ही ये फायदेमंद साबित होगा। एंड गाइस ऐसे ही एक कमीनी कुतिया लड़की मिलती है हमारे शिनोहान से और शिनोहान को अपना बना लेती है। इसके बाद एक कमीनी यहाँ पर सर्कस की शुरुआत करती है और हमें पता लगता है कि शिनोहान बार बार सर्कस को जीतता है। एंड सर्कस जीतने के बाद नेको शिनोहान के पास आती है और यही कहती है कि तू ठीक तो है ना। शिनू कहता है कि तू यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, मैं वर्कर्स के लिए लॉयल हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे फैमिली की वजह से, मैं यहाँ पर तेरे लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। ये सब सुन के तो नेको की दिल ही टूट जाती है एंड वो सीधा पहुंचती है यूजिन के पास। नेको कहती है कि शिनू के पास अब भी उसके पुराने मेमोरीज है, मैं चाहती हूँ कि वो सब कुछ भूल जाए। यूजिन कहता है कि वो जो ड्रग्स ले रहा है उसके वजह से उसके मेमोरी थोड़ी बहुत तो लॉस हुई है, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं उसके साइड इफेक्ट को और भी बढ़ा दूं तो ठीक है, मैं कर दूंगा। तो हाँ गाइस ये जो ब्लैक कलर का टैबलेट शिनोहान लेता है और ओलिवैंग भी लेता था, इससे याददाश्त खो जाती है। खैर अभी इस टाइम शिनू की आंखें खुलता है एंड वो इस टाइम नेको के गोदी पर ही सो रहा था। नेको कहती है कि तू फाइनली उठ गया, देख ये बिग डील है, तुझे याद है ये वो जगह है जिसको तू प्रोटेक्ट करता है, तेरा नाम शिनोहान है, तू इस बिग डील के जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा लड़ता है। शिनू कहता है कि बिग डील ऐसा मुझे कुछ तो याद है। ये कमीनी शिनोहान के हाथ को पकड़ती है और फिर उसके हाथ को अपने बॉल्स के ऊपर रखती है और यही कहती है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा नाम यून हुई है, एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से तेरे बिग डील गैंग के सारे लोग मर गए, अब सिर्फ मैं ही यहाँ पर बचा हूँ
और तुझे मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। जेक भी मर चुका है और ये तेरा मेडिसिन है, तू याद रखना हमेशा ये मेडिसिन तू लेता रहेगा। अगर तू नहीं लेगा तो तेरा सारा मेमोरी लॉस हो जाएगा। और हाँ, शायद किसी दिन कुछ बुरे लोग यहाँ पर आ जाए और ये डिमांड करने लगे कि वो लोग जेक किम है और वो बिग डील गैंग से आए हैं। वो जेक किम का नाम यूज करके फायदा उठाना चाहेगा, लेकिन तुझे याद रखना होगा कि जेक किम मर चुका है, तो वो लोग जो भी कुछ बताएंगे तुझे वो सब कुछ झूठ होगा। सो हाँ गाइस, ऐसे ही इस कमीनी कुतिया लड़की ने हमारे शिनुहान को मैनिपुलेट करके रखा था। एंड इस टाइम एक कमीनी लड़की चिल्ला रही थी कि शिनु, तूने मुझसे वादा किया था कि तू इन बदमाश लड़कों के बातों पर नहीं आएगा, ये सब लोग नकली है, यहाँ पर मैं असली हूँ। इस पर शिनु कहता है कि देख, इस जगह पर सब कुछ है, एक खूबसूरत लड़की है, खाना है और स्वीट ड्रिंक्स भी है, इवन यहाँ पर एक कंफर्टेबल बेड भी है। सच बोलूं तो यहाँ पर वो सब कुछ है सिवाय पैशन की, जुनून के। तो आई एम सॉरी, मुझे वापस जाना होगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ये सुन के नेको तो यहाँ पर रो देती है और इसको रोना भी चाहिए भाई। जो भी हो, अभी शिनु पूछता है जेक से कि अब इस लड़की का क्या करे। जेक कहता है कि इसको भी हमारे साथ ले चलो, क्योंकि मैंने किसी को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं शिनुहान से वापस मिल पाया तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसने मुझे कहा था कि जब तू शिनु से मिलेगा तो अपने साथ उस लड़की को भी लेकर आना। एंड बिग डील के मेंबर हमेशा अपने प्रॉमिस को निभाता है। तो हाँ गाइस, जेक यहाँ पर शिनु को तो लेकर ही जाएगा, साथ में इस लड़की नेको को भी उठा के ले जाएगा। लेकिन तभी इनको यहाँ पर किसी की आने की आवाज सुनाई देता है। अब जो यहाँ पर आ रहा है उसको हाइप किया जाता है, जिसके लिए सीन शिफ्ट होता है गन के ऊपर। और गन कहता है कि ये एक समय की बात है जब एक बाइकर हुआ करता था जिसने अकेले ही जापान के अंदर कैंटो रीजन को यूनाइट कर दिया था। बाइकर जो फाइटिंग के अंदर इतना अच्छा है कि उसने याकुजा तक को भी हरा दिया। हर तरफ उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा था, वो इतना ज्यादा फेमस था कि कैंटो रीजन के जो माए थी, जब उनके बच्चे रोते थे वो अपने बच्चों को ये कह के डराती थी कि बेटा रो मत, अगर रोएगा तो कागिरो आ जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द बाइकर गैंग, जिसने अकेले ही पूरे केंटो रीजन को निगल लिया था। लेकिन वो सब कुछ छोड़ के कोरिया चला आया सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए। गन सेइस कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बाइकर है जिसको मैं जानता हूँ। एंड तुम देख सकते हो कि वो और कोई नहीं, कुरोदा रियुए है, यानी नो मैन। नो मैन यहाँ पर आके नेको को अपने गोद में उठा लेता है और फिर उसको एक जगह पर रखता है। एंड इन सभी से यही कहता है कि बताओ किसने इसको रुलाया है। और गाइस देखो, ये नो मैन सच में काफी ताकतवर है, क्योंकि गन ने ये खुद बोला है। और अभी नो मैन नेको से पूछता है, बता क्यूटी, तू क्या चाहता है? तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। अगर तू चाहती है कि मैं इन सभी को यहाँ पर मार दूं तो मैं इन सभी को जान से मार दूंगा यहाँ पर। लेकिन नेको कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तू शिनु को मेरे पास लेके आ, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये बात सुन के यहाँ पर अपने लौंडे को बुरा तो लगता है, लेकिन स्टिल वो ये करेगा क्योंकि उसके पसंदीदा औरत ने ये कहा है उसे। बट गाइस, बिग डील गैंग वाले ऐसे ही शिनुहान को जाने थोड़ी ना देगा। वो सब यहाँ पर शिनुहान के सामने आके खड़े हो जाता है और लाइनमैन अभी चिल्लाते हुए कहता है कि हम शिनु को वापस नहीं जाने देंगे। लाइनमैन के ये कहते ही नो मैन सीधा इसके मुंह पर एक मुक्का मार के इसको जमीन में चिपटा देता है। एंड नो मैन सेइस कि यार अपने औकात में रहो, क्योंकि तुम लोगों के सामने इस टाइम जो खड़ा है वो है कुरोदा रियुए। अब इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं। ये उस टाइम का सीन है जब गन ने मेगामी फैमिली की माँ बहन एक कर दी थी। एंड वो इस टाइम अपने घर वापस आया है यामाजाकी के अड्डों पर। और गन को देखकर यहाँ पर दो बंदे थे, जिनमें से एक कहता है कि बहुत बढ़िया व्हाइट घोस्ट, वैसे तू कोरिया के अंदर काफी बिजी रहता होगा, बट थैंक्स कि तू टाइम निकल के यहाँ जापान में आया और मेगामी सिंडिकेट को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। गन कहता है कि यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ, मेगामी फैमिली का जो बॉस है मेगामी रियुजो, वो मेरा टीचर था, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, उसका स्टूडेंट ही उसकी मौत का वजह बन गया। ये लोग पूछते हैं कि वहाँ पर और कुछ हुआ है क्या? गन कहता है कि हाँ, उसका एक बेटा था, बहुत ही नालायक है, उसका बाप मर रहा था और वो मेरे सामने भीख मांग रहा था अपने बाप के लिए। वो इतना बेकार था कि मैंने उसको मारा नहीं बल्कि उसे छोड़ ही दिया। ये लोग कहते हैं कि यार अनबिलीवेबल, तूने फिर से और एक एनिमी बना लिया। गन कहता है कि वो सब छोड़ो, अब बताओ कि मुझे नेक्स्ट किसको टपकाना है? क्या वो केंटो है? वैसे मैं अभी जापान में हूँ तो मैं उनको भी टपका देता हूँ। ये बंदा कहता है सॉरी, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केंटो रीजन में जो सामुरा सिंडिकेट था उसको किसी ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। गन कहता है कि सामुरा सिंडिकेट खत्म हो गया? क्या याकुजा ने ये किया है? ये बंदा कहता है नहीं, वो कोई याकुजा नहीं है, वो एक बाइकर है। गन कहता है क्या एक बाइकर ने ये किया है? ये बंदा कहता है कि वो कोई ऑर्डिनरी बाइकर नहीं है, उसने अकेले ही केंटो रीजन के अंदर जितने भी बाइकर है उन सभी को यूनाइट करके रखा है। गन तो इस बाइकर गैंग के बारे में सुन के काफी इंप्रेस होता है। गन कहता है कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बाइकर गैंग इतना ताकतवर हो सकता है। वैसे उस कमीने लड़के का नाम है क्या? ये लोग बताते हैं कि उसका नाम है कुरोदा रियुए। सब लोग उसे बुलाते हैं द रैबिट अटैक डॉग। एंड इस टाइम वही बंदा बिग
बिग डील गैंग की माँ बहन एक कर रहा है। हमें पता चलता है कि इस लॉन्डे के पास कोई स्टाइलिश या फैंसी मूव वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसका ओपोनेंट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा फाइट के अंदर। और अभी इससे लड़ने आता है जेसन, लेकिन जेसन को देखकर नोमैन कहता है कि यार तू तो लीडर नहीं है, सोच ले बेटा, क्या पक्का तुझे मेरे साथ लड़ना है? वही जेसन सोचता है कि इसके लड़ने का स्टाइल कैसा है, क्या ये स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा करता है या फिर स्पीड के ऊपर। जेसन ने सोच ही रहा था तभी नोमैन उसके पेट पर बहुत सारे मुक्के बजा देता है। इवन जेसन तो सीधा जाके ब्रैड के ऊपर गिरता है। ब्रैड कहता है कि भाई मैं जाता हूँ उससे फाइट करने के लिए, लेकिन जेसन कहता है कि साले गधे यहाँ पर ही रुक, तू उससे बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। जेसन फिर से एक किक करने आता है इसके ऊपर, बट बीच में जेरी आके जेसन को हवा में ही रोक लेता है और साथ में उसने नोमैन का सर भी नीचे खिसका दिया। जेरी कहता है कि जेसन तू इससे दूर रह, तू इससे फाइट बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जेरी की बात खत्म होते ही नोमैन सीधा घूम के जेरी के गर्दन पर एक जोरदार किक मारता है। जेरी कहता है कि थर्ड एफिलेट के अंदर जिस एग्जीक्यूटिव से मैं भिड़ा था वो काफी कमजोर था, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तू यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तू तो बिल्कुल जाओ लॉन्ग की तरह है। मतलब जेरी यही कह रहा है कि कुरोदा रिवे जाओ लॉन्ग की तरह ताकतवर है, पर कुरोदा कहता है कि भाई तू क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोरियन नहीं आती। और अभी कुरोदा मन में कहता है कि यार ये बहुत ही इरिटेटिंग है, क्योंकि मित्सुकी अभी भी मेरा वेट कर रहा है। जैसे ही कुरोदा का नजर फाइट से हटता है, जेरी तो सीधा इसके ऊपर अटैक कर देता है और यही कहता है कि साले फाइट पे ध्यान दे, तेरे को क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ? बट हम देखते हैं जेरी का पंच यहाँ पर मेगामी केंटा रोक लेता है। और गाइस ये पहली बार है जब डारुमा यानी मेगामी और नोमैन यानी कुरोदा एक साथ मिल रहे हैं बिना मास्क के। मेगामी केंटा यहाँ पर बताता है कि हमारा एक लौंडा यानी ह्योतो को हार चुका है, तो चल अब हम दोनों मिलकर इन सबको कूट देंगे। पर बात खत्म होने से पहले ही जेरी तो सीधा मेगामी केंटा को उड़ा देता है एक ही मुक्के में। जेरी को लगता है कि केंटा का गेम ओवर हो चुका है, तो मैं कुरोदा के ऊपर फोकस करता हूँ। पर तभी यहाँ पर मेगामी केंटा उठ जाता है और यही कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर हूँ और मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और मैं कभी हार नहीं सकता, क्योंकि पहला रीजन ये है कि मेगामी कभी नहीं हारता, और दूसरा रीजन जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हार नहीं सकता वो ये है कि इन लोगों के साथ यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया है। मुझे ये जगह सच में पसंद है, तो मैं कुरोदा रिवे के साथ मिलके इस जगह को प्रोटेक्ट करूंगा। तो गाइस एक साइड मेगामी केंटा और जेडी भिड़ने वाला है एंड अदर साइड जेक और कुरोदा रिवे। जेक यहाँ इसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम लोग शायद हमारे साथ लड़ने वाले हो, तो ठीक है मैं इस टाइम से मान लेता हूँ कि तू मेरा ओपोनेंट है और मैं यहाँ से शिनुहान को वापस लेकर ही जाऊंगा। लेकिन तभी शिनु जेक के सामने आ जाता है और कहता है कि जेक नहीं, ये मेरा फाइट है, मैं इसको हैंडल करूंगा। ये सुन के तो कुरोदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि शुरुआत से ही वो शिनु से लड़ना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो गर्लफ्रेंड है नेको यानी मित्सुकी वो शिनु को पसंद करती है। कुरोदा यहाँ पर शिनु से कहता है कि देख भाई तू यहाँ से जा रहा है, इससे मेरा ही फायदा है, लेकिन वो क्या है ना, नेको ने मुझसे कहा है कि मैं तुझे यहाँ पर रोक के रखूं, तो मैं तुझे यहाँ पर रोक के रखूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। शिनु स्माइल करते हुए कहता है कि भाई सच कहूँ तो मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे उसी जगह पर जाना होगा जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। इस पर नोमैन यानी कुरोदा कहता है नहीं बेटा, ये मैं डिसाइड करूंगा कि तुम यहाँ से जाओगे या नहीं। और फिर इसके बाद इनका फाइट यहाँ पर शुरू हो जाता है। कुरोदा तो सीधा शिनुहान के ऊपर एक लात दे मारता है। शिनु इस अटैक को ब्लॉक करके उल्टा कुरोदा के मुंह पर एक इनविजिबल अटैक दे मारता है। एंड गाइस इसके बाद हमें नोमैन यानी कुरोदा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो यहाँ आया कैसे। फ्लैशबैक के अंदर हमें जापान का एक लव होटल दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की बड़े गुस्से में ही कह रही थी कि यार इसका क्या मतलब हुआ, क्या मैं तेरे लिए इतनी भी आकर्षक नहीं हूँ। ये लड़की ये बात बोल रही थी कुरोदा को, पर कुरोदा कहता है कि अबे बहुत हुआ, बाहर जा। इसके बाद फ्लैशबैक थोड़ा आगे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि कुरोदा ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कूट दिया है एंड कुरोदा यहाँ पर कहता है कि चलो फाइनली आज से मैंने सभी कैंटो रीजन को यूनाइट कर दिया है। तभी यहाँ कुरोदा के गैंग का वाइस प्रेसिडेंट आता है, जो कहता है कि आज तुमने और एक लड़की को रुला दिया। कुरोदा कहता है कि यार मुझे ऐसे चिकी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि वाह ये तो कमाल की बात है, वो लड़की सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा था इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया, लेकिन जो भी हो मैं यहाँ पर गिव अप नहीं करने वाला। मैं पूरे जापान में छान मारूंगा और तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढ कर ही रहूंगा। ये कह के ये वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से चला जाता है। और अभी हमें कुरोदा से पता चलता है कि लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुरोदा के लुल्ली में है। बंदा किसी भी लड़की के साथ बेड में क्यों ना सोए, उसका लुल्ली खड़ा ही नहीं होता। और गाइस यही होता है, ताकतवर तो बन गए हो लेकिन तुम्हारा नीचे का मशीन खड़ा ही नहीं हो पा रहा। कुरोदा तो परेशान हो जाता है कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो मेरे बच्चे ही नहीं होंगे बे। लौंडा यहाँ परेशान होकर बैठा हुआ था, तभी एक बंदा आके कहता है कि बॉस आपसे कोई मिलने आया है, और वो कह रहा है कि उसका नाम मित्सुकी है। मित्सुकी यानी नेको यहाँ पर आके कहती है कि कागिरोई तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं यहाँ पर तुमसे एक बिजनेस की बात करने आई हूँ। बाइकर गैंग के दो बंदे तो नेको को रोक लेता है कि यार तुझे पता भी है हमारे बॉस कौन है और तू उससे बिजनेस की बात करना चाहता है।
तभी पीछे से कुरोदा कहता है कि वो उसे आने दो। ये लोग कहते हैं कि बॉस आप क्या बात कर रहे हो, अरे वो क्या है। कुरोदा कहता है कि मेरे फ्यूचर वाइफ से तुम लोग ऐसे बात मत करो। लेकिन ये लोग पूछते हैं कि बॉस आपके पैंट में क्या है, क्या वो ड्रैगन है। भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, नेको को देखकर ही इस लौंडे का खड़ा हो चुका है। कुरोदा तो यही कहता है कि बहुत टाइम बाद मैं इस चीज को फील कर पा रहा हूँ। एंड वो सीधा नेको से पूछ लेता है कि क्या तू राइड पे चलेगा। नेको कहती है कि राइड पे। कुरोदा कहता है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि पता नहीं ये कब तक खड़ा रहेगा। नेको कहती है कि यार तू तो बहुत ही डिस्गस्टिंग है, मैं तुझसे यहाँ पर बिजनेस की बात करने आई थी लेकिन मैं जा रही हूँ। ये सुन के तो बाइकर गैंग के सभी लोग बड़ा गुस्सा हो जाता है कि ये लड़की हमारे बॉस को रिजेक्ट कर रही है। बट कुरोदा इनको रोक देता है कि यार तुम लोग शांत हो जाओ, मेरा छोटा कुरोदा अभी अभी तो खड़ा हुआ है। और अभी कुरोदा जाके मित्सुकी यानी नेको से कहता है कि ठीक है चल, मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं तुझे सीड्यूस करके ही रहूंगा। इसे सुन के नेको भी लाइक यार मैं क्या करूँ, ये मर्द लोग बहुत ही कमीने होते हैं। और गाइस यही है हमारे कुरोदा का फ्लैशबैक। ये साला सब कुछ अपने बाइकर गैंग वगैरह छोड़ के आया है एक लड़की के लिए, क्योंकि उसे इस लड़की की ठुकाई करनी है। खैर जो भी वो फ्लैशबैक खत्म होता है, हम शिनुहान और कुरोदा के फाइट के अंदर आते हैं। एंड शिनुहान यहाँ पर काफी सारे इनविजिबल अटैक कर रहा था कुरोदा के ऊपर, और शिनु यही कह रहा था कि भाई मुझे एक चीज बता कि तू इतना कोशिश क्यों कर रहा है, क्या तू सच में मित्सुकी के लिए इतना ज्यादा सीरियस है। और गाइस कुरोदा इस टाइम बहुत ही गंदे तरीके से पीट रहा था शिनुहान से। तो शिनु कहता है कि वो 1 मिनट कुरोदा, क्या तुझे। कुरोदा कहता है कि कुछ भी मत बोल। शिनु कहता है कुरोदा तुझे सच में प्यार हो गया है ना मित्सुकी से। इसे सुनते ही कुरोदा तो सीधा आके एक मुक्का दे मारता है शिनुहान के मुंह पर, और यही कहता है कि साले मुझे एम्ब्रेस मत फील कर रहा है पर। तो हाँ गाइस यही वो रीजन है। पहले पहले तो कुरोदा ठुकाई करने आया था मित्सुकी यानी नेको की, लेकिन बाद में कुरोदा को प्यार हो गया मित्सुकी से यानी नेको से। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है, हम गन के ऊपर आते हैं और गन कहता है कागिरोई, इसका मतलब है ज्वाला। ये एक परफेक्ट वर्ड है उसको डिस्क्राइब करने की, क्योंकि तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम उसे नष्ट नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि उस लड़के को कोई मार्शल आर्ट नहीं आता हो या फिर उसे कोई फैंसी टेक्निक नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने अपने अकेले के दम पर पूरे केंटो रीजन को यूनाइट किया था। तो तुम जितना उसे तोड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा, वो कभी नहीं टूटेगा। और वो एक ऐसा ज्वाला है जो कभी नहीं बूझने वाला। ऑब्वियसली यहाँ पर बात हो रही है कुरोदा की, एंड हम देखते हैं कि कुरोदा इस टाइम एक पंच मार के शिनुहान को यहाँ से दूर उड़ा देता है। और लौंडा इस टाइम काफी गुस्से में आ चुका है। वो कहता है क्या तुझे मित्सुकी की फीलिंग की कोई भी परवाह नहीं है। उसकी आंखें पूरे टाइम तेरे ही ऊपर गड़ी रहती है, वो तुझे चाहती है। वो एक बहुत ही अमेजिंग लड़की है, वो तेरे प्रति बहुत ही अच्छी है, वो तेरे लिए मुस्कुराती है। वो एक ऐसी लड़की है जिसको ढूंढ पाना काफी मुश्किल है, लेकिन तुझे उसकी परवाह नहीं है। ये कहते हुए कुरोदा लिटरली बहुत ही गंदे तरीके से शिनुहान को इस टाइम पीट रहा था। एंड वो अभी शिनु को जमीन में फेंक के उसके ऊपर मुक्के की बारिश कर देता है भाई साहब। और यही कहता है कि साले तू मेरे मित्सुकी डार्लिंग को क्यों प्यार नहीं करता। अब देखो शिनु यहाँ पर मार तो खा रहा है, लेकिन उसे याद है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, एंड उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है। तो शिनु फाइट बैक करता है, वो एक सीधा लात दे के मारता है कुरोदा के मुंह पर। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता लगता है कि कुरोदा बेसिकली शिनुहान को हेट नहीं करता। फ्लैशबैक में कुरोदा ही कह रहा था कि शिनु तू एक काफी अच्छा लड़का है, ये जानते हुए भी कि मित्सुकी उसे कितना प्यार करती है शिनुहान कभी भी उसका फायदा नहीं उठाया। तो कुरोदा यहाँ पर शिनुहान को प्यार के मामले में एक राइवल मानता था। एंड प्रेजेंट टाइम में तुम देख पा रहे हो कि शिनुहान ने कुरोदा रियुए को काफी बुरे तरीके से पेल दिया है। बट कुरोदा शिनुहान से एक चीज जानने के लिए मरा जा रहा था कि शिनुहान तेरा सीक्रेट क्या है, कि तू लड़कियों के बीच इतना पॉपुलर कैसे है। ये कह के कुरोदा यह जमीन में गिर जाता है। हालांकि कुरोदा यहाँ पर अभी भी बेहोश नहीं हुआ है, वो लड़ना चाहता था। वो यही कहता है कि कागिरोई कभी नहीं बूझ सकता। पर तभी पीछे से नेको कहती है कि ठीक है मैं जाऊंगी, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी, तो प्लीज यहाँ पर सब कुछ रोक दो। और अभी नेको कुरोदा के पास आके कहती है कुरोदा अब तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों के साथ जा रही हूँ। और वैसे मैं हमेशा सोचती थी कि तू काफी घटिया लड़का है, लेकिन एट द एंड तू उतना भी बुरा नहीं है। वहीं पर जेरी आसपास देखता है और कहता है कि चलो लगता है कि सब कुछ खत्म हुआ। और हाँ तू भी यहाँ काफी अच्छा लड़ा मेगामी केंटा। और तुम देख सकते हो कि जेरी से इतना मार खाने के बाद भी मेगामी केंटा अभी भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। केंटा कहता है कि हंसा मत, यहाँ कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, मैं मेगामी केंटा हूँ, इस जगह को मैं प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा। दूसरी साइड हम देखते हैं कुरोदा नेको का हाथ पकड़ लेता है और यही कहता है कि मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैंने थर्ड एफिलेट के अंदर वीवी और जाओलोंग के बारे में सुना है, एंड आज मैंने भी मेरे सच्ची फीलिंग को यहाँ पर कन्फेस कर दिया है तुझे। और ये सब कुछ होने के बाद अब तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दे सकता।
तभी यहाँ पर एक आवाज आता है कि हाँ तुमने सही कहा, सेकंड एफिलेट को हम थर्ड एफिलेट की तरह गिरने नहीं दे सकते, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मित्सुकी जैसे टैलेंटेड लड़की को तो मैं खो नहीं सकता। सो मैं खुद यहाँ पर आया हूँ इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि ये मेरा स्टाइल तो नहीं है। नोमैन यानी कुरोदा कहता है कि साले 4 आग वाले, आखिरकार तू यहाँ पर आ ही गया। तू लेट आया है लेकिन आ गया। सो गाइज ये और कोई नहीं यूजिन है, और यूजिन यहाँ पर पूरे वर्कर्स को लेके आया है ताकि वो बिग डील गैंग को खत्म कर पाए। ये साला यूजिन कहता है कि बिग डील इस टाइम काफी पिटी हुई हालत में है, तो ये बढ़िया मौका है बिग डील गैंग को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देने की। सैमुअल कहता है अच्छा तो फाइनली बिग डील गैंग कंप्लीट हो गया, लेकिन इस टाइम साला मुझे कौन मैसेज कर रहा है। सैमुअल फोन देखता है और फोन पर जेक ने मैसेज किया है। जेक कहता है कि भाई तू भी इधर आजा, तू आएगा तो बिग डील पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास तेरा कोड भी है। लेकिन सैमुअल जवाब देता है कि फक यू। खैर अभी यूजिन कहता है कि तुम लोगों ने सेकंड एफिलेट के ऊपर अटैक करके काफी हिम्मत का कदम उठाया है, तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि आज बिग डील गैंग यहाँ पर एलिमिनेट होने वाला है। जेक कहता है कि वो हो, ये तो खुले में धमकी दे रहा है। पर वही जेक मन में सोचता है कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये साले पूरे वर्कर्स को ही यहाँ पर उठा के ले आएगा, और वैसे ही हम लोग यहाँ पर पहले ही लड़ाई करके थक चुके हैं, तो ये हमारे लिए काफी डिसएडवांटेज होगा। हम देखते हैं वर्कर्स वाले तो पूरा रेडी हो चुके हैं बिग डील गैंग को पीटने के लिए, लेकिन तभी शिनुहान जेक के सामने आ जाता है और कहता है कि जेक ये सब मेरी गलती है, तो तू यहाँ पर हमारे लड़के लोगों को लेके यहाँ से भाग जा, मैं इनको थोड़ी देर रोक के रखता हूँ। शिनुहान तो बड़े गुस्से में यूजिन से कहता है कि साले इतने सालों में बिग डील अब जाके सेफ हुआ है और तू कह रहा है कि हमें एलिमिनेट कर देगा। बट तभी हम देखते हैं वर्कर्स का जो वो टोपी वाला बंदा है वो सीधा शिनुहान के सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देख के यूजिन कहता है वो हो, लगता है कि तुझे तेरा ओपोनेंट मिल गया है, तू हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करने में बेताब होता है। वहीं पर जेक कहता है कि शिनुहान तू कह रहा है कि तू यहाँ पर अकेला लड़ेगा, हमने बहुत मेहनत करके यहाँ पर तुझे वापस पाया है, तो हम यहाँ पर एक साथ लड़ेंगे। सो हाँ गाइस, अब यहाँ पर बिग डील वर्सेस वर्कर्स का असली जंग शुरू हो जाता है। हम देखते हैं जेक और सैमुअल एक दूसरे के ऊपर पंच मारने ही वाला था, पर तभी ये दोनों यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई आया है। एंड हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं टॉम ली है। टॉम ली कहता है कि बच्चों इधर देखो। और गाइस टॉम ली ने यहाँ पर मुंह पर मास्क लगाया है, तो उसे लग रहा था कि कोई भी उसे यहाँ पर नहीं पहचानेगा। लेकिन यूजिन कहता है कि टॉम ली तू यहाँ पर क्या कर रहा है। टॉम ली भी लाइक साले तुम लोगों ने मुझे पहचान कैसे लिया। यूजिन कहता है क्या तू यहाँ पर हमारी मदद करने आया है, बट मैं बता दूं कि आज मैं तुझे हायर करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। हम वर्कर्स वाले काफी है इनको पेलने के लिए, तो तू यहाँ से निकल जा। टॉम ली कहता है कि यूजिन तू क्या बात कर रहा है, मैं यहाँ पर तेरी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि आज मुझे किसी और ने हायर किया है और आज का मेरा क्लाइंट ये है। भाई हमारे लिटिल डैनियल ने हायर किया है एज टॉम ली को, पर कैसे, चलो वो जानने के लिए हम देखेंगे फ्लैशबैक की लिटिल डैनियल ने टॉम ली को कब हायर किया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लिटिल डैनियल ये सारा पैसा लेकर आया है टॉम ली के पास। ये वही पैसे है जो मिस्टर स्टीव ने लिटिल डैनियल को दिया था जासूसी के तौर पर। टॉम कहता है कि बेटा तो तू मुझे हायर करना चाहता है। डैनियल कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूँ। टॉम को तो थोड़ा शक होता है कि इस बच्चे के पास इतना सारा कैश आया कहाँ से। डैनियल कहता है कि मैंने ये सब कुछ सेव किया है ताकि मैं तुम्हें हायर कर पाऊँ, लेकिन हमें पता है कि उसे ये पैसे कहाँ से मिले थे। टॉम ली कहता है कि ठीक है बेटा बता कि तू मुझे किस लिए हायर करना चाहता है, काम क्या है। लिटिल डैनियल कहता है कि आगे चल के फ्यूचर में वर्कर्स वाले मुझे किडनैप कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सेकंड एफिलेट को डिस्ट्रॉय कर दो। टॉम कहता है कि बेटा ये नहीं हो सकता। लिटिल डैनियल तो गुस्सा हो जाता है, ऐसा क्यों, ये तो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है, पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकता है ना। टॉम ली कहता है कि बेटा तू सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर बात भरोसे की है। मेरे और वर्कर्स के बीच बहुत ही पुराना रिश्ता है, अगर मैं तेरे से पैसा लेके उनको ही खत्म कर दूं तो फ्यूचर में मुझे कौन हायर करेगा। एंड बाय द वे मैंने तुझे इससे पहले कभी नहीं देखा, तो तेरे बातों पर मैं वर्कर्स वालों के साथ भिड़ जाऊं, मेरे वो क्लाइंट जो मुझे पैसे देते हैं भर भर के। बेटा ऐसा नहीं होने वाला। अब देखो गाइस, यहाँ पर लिटिल डैनियल बहुत कोशिश करता है टॉम ली को मनाने की कि प्लीज एटलीस्ट हमारे लिए एक बार के लिए तो लड़ ले। टॉम ली कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। लिटिल डैनियल कहता है कि तो हमें बचा लेना प्लीज। टॉम ली कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। एंड बोलते बोलते टॉम ली यहाँ पर एक एक करके पैसों के गड्ढे चुरा रहा था। डैनियल कहता है कि यार तुम पैसा क्यों चुरा रहे हो। टॉम ली कहता है कि देख बेटा मैं वर्कर्स के अगेंस्ट तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उनके साथ रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खेल सकता हूँ। एंड इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और टॉम ली यहाँ पर वही गेम शुरू कर देता है। एंड आई थिंक कि गाइस तुम में से काफी लोगों को ये वाला गेम पता होगा, रेड लाइट और ग्रीन लाइट। ये स्क्विड गेम वाला खेल है, तुमने देखा ही होगा। जब रेड लाइट होगा तो कोई नहीं हिलेगा, अगर हिलेगा तो टॉम ली उसकी माँ चोद देगा। लेकिन वर्कर्स में से एक बंदा सामने आ जाता है कि वह हट जा हमारे रास्ते से। बंदे ने ये बोला और टॉम ली सिर्फ एक ही अटैक से इस लड़के की पूरे कपड़े को ही फाड़ देता है। एंड टॉम ली सेज किया तेरा नन्नू तो बहुत छोटा है,
और हाँ, तू यहाँ पर हिला है तो तेरा पनिशमेंट होगा कि मैं तेरा जबड़ा ही तोड़ दूंगा। एंड लिटरली गाइस, टॉम ली सिर्फ एक ही उंगली से इस बंदे का जबड़ा फाड़ देता है। ये देखकर तो वर्कर्स के बाकी लोग डर जाते हैं और डर के मारे हिल जाते हैं। एंड टॉम ली कहता है कि यार मैंने देख लिया है, तुम दोनों हिल रहे थे। एंड गाइस, टॉम जाके सीधा इसका गर्दन मोड़ देता है और बिग डील वालों से कहता है कि अरे तुम लोग अभी तक घर नहीं गए क्या? मैं यहाँ पर वर्कर्स के साथ खेल रहा हूँ, तुम लोग घर जाओ। लिटिल डैनियल भी यहाँ जेक के पास आके कहता है कि जेक घर जा। जेक कहता है तो तू कह रहा है कि हम यहाँ से भाग जाए इनसे बिना लड़े? डैनियल कहता है कि तेरी जो हालत है, इस हालत में क्या तू लड़ पाएगा उनसे? तुमने वैसे ही बहुत मेहनत करके शिनुहान को यहाँ पर बचाया है, तो यहाँ पर फाइट करने की कोशिश करोगे तो उसे फिर से खो दोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर हार मान लो, मैं बस यही कह रहा हूँ कि आज के लिए तू यहाँ से चला जा घर। अगर लड़ना है तो किसी दूसरे दिन लड़ लियो इनसे। पीछे से शिनुहान भी कहता है कि जेक चल घर चलते हैं, वैसे ही मुझे भूख लगी है, चल के पोर्क और राइस सूप खाते हैं और मैं मरा जा रहा हूँ बिग डील गैंग के स्ट्रीट को देखने के लिए। अब देखो, शिनु ने यहाँ पर बोला है तो जेक कहता है कि ठीक है, और जेक डैनियल से कहता है कि डैनियल पार्क, तेरा शुक्रिया, मुझे कभी भी बुला लियो अगर तुझे कुछ भी मदद चाहिए हो तो, बिग डील हमेशा तेरे पीछे खड़ा है। ये कह के जेक यहाँ से जा रहा था टॉम ली को क्रॉस करके, तभी टॉम ली जेक से कहता है तू बिल्कुल अपने बाप जैसा है। जेक कहता है क्या तू मेरे बाप को जानता है? टॉम ली कहता है कि हाँ, मैं गैब्रियल किम के सभी बच्चों को जानता हूँ। जेक कहता है कि क्या तूने क्या बोला, सारे बच्चे? टॉम ली कहता है क्यों, क्या तुझे पता नहीं था? तेरे मॉम ने तुझे कभी नहीं बताया क्या कि तू गैब्रियल किम का सिर्फ एक लौता बेटा नहीं है, गैब्रियल किम के और भी बेटे हैं। सो हाँ गाइज, अब हमें पता चल गया कि प्री जनरेशन का ग्रेट लेजेंड गैब्रियल किम का सिर्फ एक लौता बेटा जेक किम नहीं है, उसके और भी बेटे हैं। लेकिन जो भी हो, अभी यहाँ पर और बातचीत नहीं होता, बिग डील यहाँ से चला जाता है। एंड टॉम ली खड़ा हुआ था वर्कर्स के सामने एंड टॉम ली से इसकी अरे वर्कर्स वाले तुम घर नहीं जाओगे क्या? टॉम ली ने यहाँ पर बिग डील गैंग को तो बचा लिया है, लेकिन इस चीज से यूजिन का हो जाता है दिमाग खराब। यूजिन से इसकी तूने ये क्या किया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? टॉम ली कहता है कि क्या मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर वर्कर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तो मैंने यहाँ पर गेम खेला। यूजिन कहता है कि साले तू यहाँ पर अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात कर रहा है, यार मेरे पास मौका था बिग डील गैंग को खत्म करने की, लेकिन तूने बीच में आके ये बच्चों वाला गेम खेल के पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया और हमारे पास अब तो शिनु भी नहीं है। तुझे पता भी है शिनुहान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस था? टॉम ली कहता है कि यार मैं क्या करूं, फिर तो तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था। टॉम ली ने जैसे ही ये बोला, वर्कर्स का ये टोपी वाला वीवीआईपी टॉम ली के मुंह पर एक जोरदार लात दे मारता है। यूजिन कहता है अरे यार मैं तो भूल ही गया था, ये लड़का अपने सामने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को देख के खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता, और इसके सामने जितना तगड़ा ओपोनेंट होगा ये उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और हाँ, हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारे पास से इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस खो गया है, तो अब तेरा पूरा व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर हमारे अंडर आने वाला है। मतलब यूजिन व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बॉस यानी टॉम ली को ही हरा देगा और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के जितने भी एम्प्लॉय है वो सब वर्कर्स के अंडर ले लेगा। एंड अभी यूजिन टॉम ली से कहता है कि यार मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि लोग तुझे फाइटिंग प्रोडिजी क्यों कहते हैं, और वैसे हमने कभी तुझे लड़ते हुए प्रॉपर तरीके से देखा भी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद तू एक फ्रॉड बंदा है। ये सुनते ही टॉम ली फटाफट अपना कपड़ा उतार के फेंक देता है, क्योंकि तुम्हें पता है जब टॉम ली सीरियसली फाइट करता है तो वो अपने कपड़ों के ऊपर खून बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कपड़े उतार के टॉम ली से इसकी बेटा तुझे देखना है क्या मैं फाइट कैसे करता हूँ, चल आ जा। और हाँ यूजिन, मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तू बात समझ ही नहीं रहा, एंड अब तो तूने मुझे इतना दुख पहुंचा दिया है कि अब तो मेरा गुस्सा किसी का नुन्नू देख के ही शांत होगा। तो गांडू लोग सब यहाँ पर अपना पैंट उतारो। भाई यहाँ पर टॉम ली सीरियस हो चुका है, लेकिन फाइट हो उससे पहले यूजिन सैमुएल से कहता है कि सैमुएल मैंने जो तुझे काम दिया था चल जाके वो पूरा करके आ। सो सैमुएल यहाँ से चला जाता है एंड टॉम ली यहाँ पर वर्कर्स के बंदे को ऐसे गुट्टी मार के उड़ा रहा था भाई साहब। अब इसके थोड़ी देर बाद का सीन हम देखते हैं, टॉम ली ने लगभग सबको कूट दिया है और सबको नंगा भी कर दिया है। एंड टॉम यूजिन से कहता है कि भाई देख तूने मुझे यहाँ पर छेड़ा है, मैं तो यहाँ पर मामला को सॉर्ट आउट करने आया था, लेकिन जो भी हो यूजिन चल अपना पैंट उतार और अपना नुन्नू दिखा। अगर तुझे अपना पैंट उतारने में शर्म आ रही है तो मैं उतार दूं। टॉम के ये बोलते ही टोपी वाला ये बंदा आके टॉम ली के मुंह पर एक लात देके मारता है एंड एक काफी फास्टली आके टॉम ली के मुंह पर एक मुक्का भी मारने वाला था, बट टॉम ली भी काफी फास्ट है, वो बहुत तेजी से इस टोपी वाले बंदे के पीछे आ जाता है एंड वो इसके सिर पे एक गुटली देके मारता है। और भाई देखो सिर्फ उंगली से ही उसने दीवार पे छेद कर दी। हालांकि इस टोपी वाले बंदे ने इसको डॉज तो कर लिया है, लेकिन अगर ये अटैक लग जाता तो भाई सोचो। और गाइस ये टोपी वाला बंदा काफी फास्टली टॉम ली के ऊपर अटैक कर पा रहा था थोड़ी बहुत, जिससे टॉम ली इम्प्रेस होता है और कहता है कि तेरे पास तो काफी अच्छा
स्पीड भी है और पावर भी है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है तू, लेकिन क्या है ना, तेरे साथ फाइट करते हुए मेरे निप्पल्स में गुदगुदी हो रही है। ये कहते हुए टॉम ली इसका गर्दन पकड़ लेता है एंड इसके ऊपर एक मुक्का मारने वाला था, बट उससे पहले मैनडियोक आके टॉम ली के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। और अभी मैनडियोक टॉम ली के पास आके काफी सारे मुक्के बजा रहा था उसके मुंह पर। टॉम ली भी उल्टा मैनडियोक के ठुटनी पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है एंड टॉम ली से इसकी यार तू मेरे इतने पास क्यों आ रहा है, क्या तुझे मेरी लुल्ली देखनी है? एंड गाइस यहाँ मैनडियोक ना टॉम ली को थोड़ा टक्कर का फाइट दे रहा था, पर उतना भी नहीं, टॉम ली भी काफी कूट रहा था मैनडियोक को। और अभी टॉम ली इन दोनों से काफी इंप्रेस हो जाता है, ये टोपी वाला बंदा और मैनडियोक। लेकिन टॉम कहता है कि यार अब बहुत हुआ, अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। ये कह के वो अपने बाल को खोल देता है। और गाइस तुम लोग एक बार देखो इस जाइंट मॉन्स्टर को, भाई साहब इसको देखकर ही मैं डर के मारे भाग जाऊं। एंड टॉम अभी बता रहा था कि तुम दोनों से लड़ते हुए मुझे उन दोनों की याद आ रही है, मतलब गन और गोकी। लेकिन चलो मैं देखने वाला हूँ कि तुम असल में उन दोनों के जैसे ताकतवर हो या नहीं। अब देखो ये जाइंट मॉन्स्टर यहाँ पर भिड़े उससे पहले यूजिन बीच में आ जाता है और कहता है कि टॉम तू यहाँ पर पास हो गया। यूजिन की बात सुन के तो टॉम सीधा इसका गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि साले तू यहाँ पर मेरी मजे ले रहा है क्या? अब देखो गाइस इसके बाद यूजिन टॉम ली को जो बताता है उसे सुन के टॉम ली लिटरली अपने घुटने पर आ जाता है। यूजिन सीधा सीधा कहता है कि भाई मुझे पता है तू किसको ढूंढ रहा है, तू यहाँ जिन योंग पार्क को ढूंढ रहा है, द एक्टिंग चीफ ऑफ गैप्रियोंग किम प्री जनरेशन गैंग। एंड तूने जो अपना व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर खोला है, तूने तो उसको ही ढूंढने के लिए वो खोला है ना? इसे सुनते ही टॉम ली का सारा गुस्सा उतर जाता है, वो घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि यूजिन बेटा मैंने तुझे गुस्सा तो नहीं दिला दिया ना, और प्लीज मुझे माफ कर देना। एंड क्या तुझे सही में पता है कि जिन योंग पार्क कहाँ पर है? मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा, जो भी तू कहेगा। यूजिन कहता है वर्कर्स का पार्ट बन जा, वर्कर को ज्वाइन कर ले, मैं तुझे बता दूंगा वो कहाँ पर है। भाई मैं बता रहा हूँ ये बंदा यूजिन इतना चालाक लोमड़ी है कि इसके पास सबको वश में लाने का दवा है भाई। यूजिन यही कहता है कि हमसे शिनुहन छिन गया, ऊपर से हमारे कुछ एग्जीक्यूटिव भी नहीं रहे, तो वर्कर्स वाले का ताकत थोड़ा कम हो गया है, तू वर्कर्स को ज्वाइन कर ले। अगर तेरा व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और तू हमारे अंडर काम करेगा तो मैं बता दूंगा कि जिन योंग पार्क कहाँ पर है। एंड मुझे पता है कि तू ये जानने के लिए मरा जा रहा है, तू इस ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो हाँ यूजिन ने यहाँ पर टॉम ली को जाल में फंसा लिया है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बिग डैनियल के ऊपर। डैनियल ने अपने बॉडी को स्विच किया है फिर से। डैनियल कहता है कि यार आज मैंने अपने बॉडी को बहुत बार स्विच कर लिया, मेरा सर चकरा रहा है। खैर जो भी हो, डैनियल यहाँ पर एक शांति का गहरा सांस लेता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर हार गए, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीतना मेरा असली काम नहीं था। मेरा काम तो यही था कि मेरे ओरिजिनल बॉडी को यहाँ से मैं निकाल दूं, और मैंने वो कर दिया है। एंड अब भी मेरा असली प्लान है कि मैं वर्कर्स के साथ काम करूँ। एंड अगर मैं ऐसे ही बॉडी स्विच करके वर्कर्स में रह पाता हूँ, फिर मैं वर्कर्स को अंदर से डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा और यूजिन को ये चीज पता भी नहीं लगेगा। डैनियल सोच रहा है कि वो यूजिन को ऐसे ही पागल बनाता जाएगा, लेकिन तभी पीछे सैमुएल आ जाता है। सैमुएल सेज कि वो तुझे यूजिन बुला रहा था। डैनियल सीधा यूजिन के पास पहुंचता है। यूजिन कहता है अच्छा तो तेरा मास्क जेक ने चुरा लिया था, और ऐसे ही वो वर्कर्स के सेकंड एफिलिएट के अंदर घुस गया, एंड इसी वजह से बिग डील इतना बंड खराबा कर पाया। डैनियल कहता है कि हाँ मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत कोशिश की पर जेक किम बहुत ज्यादा ताकतवर था। पर अब टेंशन मत लो चेयरमैन, अगली बार ऐसा नहीं होगा, मैं अपना पूरा बेच दूंगा ताकि मैं आपका भरोसा जीत पाऊं। यूजिन कहता है कि मिस्टर डैनियल पार्क तुमको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कोई गधा हूँ? यूजिन ने ये बोला और तभी हम देखते हैं मैनडियोक पीछे से आके डैनियल का गर्दन जकड़ लेता है। और फिर यूजिन कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तू डो के साथ मिलके कुछ तो बंड खराबा कर रहा है। मैंने सीसीटीवी के अंदर देखा था कि तुम दोनों कुछ तो ट्रिक्स वगैरह कर रहे थे, पर मुझे ये नहीं पता चला कि तूने बाहर के लोगों से कैसे कम्युनिकेट किया और इतना बंड खराबा कर दिया। सच में मिस्टर डैनियल पार्क बता तू असल में है कौन? खैर तुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी मैं वो भी पता लगा लूंगा। और गाइस मैनडियोक ने डैनियल का गर्दन दबोच के रखा था, तो डैनियल यहाँ बेहोश हो जाता है और वो सीधा उठता है अपने मेन बॉडी के अंदर, और उसका मेन बॉडी इस टाइम बिग डील गैंग वालों के साथ है। जेक कहता है कि तू फाइनली उठ गया। डैनियल यहाँ पर उठते ही चिल्लाने लग जाता है कि प्लीज मुझे बचाओ बचाओ। जेक कहता है कि अब और क्या बचाओ, तुझे तो बचा लिया है। एंड डैनियल यहाँ चिल्लाते चिल्लाते फिर से बेहोश हो जाता है और अपने दूसरे बॉडी के अंदर उठता है। एंड वो देखता है कि उसका दूसरा बॉडी इस टाइम किसी जगह पर बंद पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर सब कुछ बंधे हुए है चेन से यहाँ पर। एंड इस टाइम बिग डैनियल के सामने जो बंदा खड़ा है वो कहता है कि चल तू फाइनली उठ गया, और वैसे यूजिन ने मुझे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। यूजिन ने कहा कि वो तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल रहा। ऊपर से मैंने सुना है कि तेरा कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर ने तेरे बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। सच में बच्चे तू है कौन और कहाँ से आया है? तुझको लेके यूजिन इतना परेशान क्यों है? क्या तू अंडे से निकला है? खैर जो भी हो, अभी तू मेरे पास है और मेरा यही काम है लोगों के सीक्रेट को बाहर निकलवाना। तो चलो शुरू करें। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है जिन योंग पार्क।
तो गाइज यही वो बंदा है जिसको टॉम ली ढूंढ रहा है। और गाइज हमें पता लगता है कि ये जिनयोंग पार्क चार्ल्स चोई के टॉप 10 जीनियस में से एक है। साथ में ये प्री जनरेशन गैप्रियोंग किम के फिस्ट गैंग का भी हिस्सा था। और शायद ये बंदा हमारे बिग डैनियल के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला हो। जो भी हो अब तो हम देखेंगे वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स का सेकेंड एपिलेट पूरे तरीके से खत्म होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। और गाइज चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा हमेशा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के बायो में भी है, जाके फटाफट फॉलो करो और तुम्हारे भाई का 1 के फॉलोअर कंप्लीट कराओ यार। खैर जो भी हो, मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।